नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है कालका से समालखा का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, एक बड़ी खबर आपको हम बता दें। इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं वो आ रही है पंचकुला से, जहां आईपीएस की पत्नी पर मामला दर्ज हुआ है। महिला पर मारपीट को लेकर यह केस दर्ज हुआ है। दिल्ली के एक थाने में नौकरानी ने ही शिकायत दर्ज कराई है। आईपीएस की पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। पंचकुला में दर्ज की गई है 0 एफआईआर। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईपीएस की पत्नी पर केस दर्ज हुआ है पंचकुला में। ये पंचकुला की बड़ी खबर, पंचकुला से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। लेकिन जो केस दर्ज हुआ है वो हुआ है राजधानी दिल्ली में। आईपीएस की पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। नौकरानी को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। आईपीएस की पत्नी पर केस दर्ज हुआ है। महिला पर मारपीट को लेकर यह केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के एक थाने में नौकरानी ने शिकायत दर्ज कराई है। आईपीएस की पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पंचकुला में एफआईआर दर्ज की गई है। तो जो एफआईआर दर्ज हुई है वो दिल्ली में हुई है, लेकिन ये पूरा जो मामला है वो पंचकुला का है। आगे बढ़ते हैं, अंबाला की बात करेंगे, जहां द ग्रेट खली आज गृह मंत्री अनिल विज के निवास स्थान पर पहुंचे और गृह मंत्री से मुलाकात की। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने खली के पार्टी में आने से पार्टी को मजबूती मिलने की बात कही। वहीं द ग्रेट खली ने भी गृह मंत्री अनिल विज की तारीफ करते हुए कहा कि अनिल विज के काम करने की कार्यप्रणाली से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं और मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री के साथ ताल से ताल मिलाकर चलें। ग्रेट खली मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत ताकत मिलेगी। इनकी बहुत पहचान है, लोगों में इनकी अपील है, लोग इनकी बात को सुनते हैं और मानते हैं। पहले खेल जगत में इन्होंने कीर्तिमान स्थापित की है, हिंदुस्तान का नाम सारे विश्व में इन्होंने रोशन किया। अब भारतीय जनता पार्टी को भी ये उन्हीं ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। बिल्कुल। अब जैसे बोलते ना कि पहले मेरा छोटा परिवार था, वो और बड़ा परिवार हो गया भाजपा में ज्वाइन करके, और बहुत अच्छा एक कंफर्टेबल फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि भाई हम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनके जो एक नीति से प्रभावित होके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूंगा कि सभी को ही होना चाहिए, आना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री के साथ मुंडे से मुंडे मिला के, कंधा से कंधा मिला के और सपोर्ट करनी चाहिए। कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने के वादे सरकार कर रही है, लेकिन धर्मनगरी की बदहाल सड़क मुश्किलों का सामना लोगों को यहां पर करना पड़ रहा है। 7 किलोमीटर सड़क बनाने में 7 साल लग गए, लेकिन अभी तक ये सड़क नहीं बन पाई है। इस बारे में जब लोगों से बातचीत की गई तो जो स्थानीय एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सुरेश कुमार, उन्होंने कहा है कि सड़क पार करने में अधिक समय लगता है। वहीं पवन कुमार ने कहा कि क्या ये विश्व की सबसे लंबी सड़क है जो कि 7 सालों में भी नहीं बन पाई। वहीं सुखविंदर कहते हैं कि हालात कई साल से खराब हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया कि ये सड़क की लंबाई कितनी है। पर मुझे लगता है विश्व की सबसे लंबी सड़क ही यही है, क्योंकि इसका काम ही 7 साल से चल रहा है। अभी मैं रोजाना पीपली से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए सुबह सुबह आता हूँ और रोजाना 1 घंटे पहले ही चलना पड़ता है। ये सारा 7-8 किलोमीटर का रास्ता है जो 20 से 25 मिनट का रास्ता है। 1 घंटा पहले हम घर से चलते हैं और तब जाकर कहीं विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं। और कैसे पहुंचते हैं उसका भी हालत मैं आपको बताता हूँ। धूल इतनी है रास्ते में कि हमारे कपड़े बिल्कुल ही गंदे हो जाते हैं। डेली ऑटो के चिमटे टूटा, बुरा हाल है। बस कहने का मतलब क्या, अभी नुकसान ही ऑटो वालों का, तो बुरा हाल है। ऑटो बंद करेंगे, परेशान इतने हैं जी, बस बुरा हाल हमारा। तो सारा दिन तेल फूंका, उनका चिमटे टूट जा, तो क्या कहा। तो जैसे आप ऑटो चलाते हो तो सवारियों को भी दिक्कत आती है? सवारी को दिक्कत, लेडीज सवारी जो बैठी होती है उनको दिक्कत है। लेडीज सवारी को प्रेगनेंसी है, बच्चा होने वाला है, उसको हम बिल्कुल आराम से जाता है, फिर भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्या करें। एक बात कि महाराष्ट्र तक
मेरे हिसाब से क्षेत्रा की सिटी के अंदर कोई ऐसी सड़क नहीं होगी जिसके ऊपर काम नहीं लग जाएगा। एक इशू होता है, अभी पिपली रोड का आपने कहा सड़क का इशू क्या बना है। पिपली रोड पे आपको पता कि बार बार जो ठेकेदार फेल हुए, पहला ठेकेदार ने लो रेट पे ले लिया, वो चला गया, दूसरा दोबारा आया वो रेट पे चला गया। उसके बाद हमने स्पष्ट कहा, विधानसभा के अंदर भी कहा, हमने बाहर भी यही कहा कि अगर ये ठेकेदार काम करना चाहता है तो काम करे, अदरवाइज ये काम नहीं करता जिसका टेंडर कैंसिल करके नया टेंडर लगाया जाए। तो जब हमने अखबार में पढ़ा कि इसका दोबारा से टेंडर रद्द कर दिया, मुझे हैरानी होती है कि यहाँ के विधायक विधानसभा में मुख्यमंत्री से कहते हैं कि टेंडर रद्द कर दो। विधानसभा में आवाज तो उठनी चाहिए कि सड़क का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाए, परंतु आवाज उठती है टेंडर रद्द कर दिया जाए। और आज उस ठेकेदार ने इन पर आरोप लगाया है कि मेरे से कमीशन मांगी गई। इससे ज्यादा दुखदायी बात नहीं हो सकती कि एक पहले तो कमीशन मांगी जाती है, और हमें तो पता लगा है कि उस ठेकेदार ने जब टेंडर लिया, पहले ही सरकार के बड़े जो मंत्री बैठे हैं उनको कमीशन दे के लिया, और ऊपर से और कमीशन मांगेंगे तो ठेकेदार तो भाजेगा ही। तो कुरुक्षेत्र की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सड़क जो है इसका हाल बेहाल है। और लोगों का ये आरोप है कि पिछले 7 साल से ये सड़क बन रही है, लेकिन अभी तक ये सड़क नहीं बन पाई है। सड़क में अभी भी गड्ढे हैं और इसकी वजह से हर आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पानीपत के तहसील कैंप रामनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 17 वर्षीय पारस नाम के छात्र के सिर में गीजर की गैस चढ़ने से मौत हो गई। दरअसल मृतक पारस हर रोज की तरह स्कूल में जाने के लिए नहाने के लिए गया था, लेकिन जब वो आधे घंटे तक बाहर नहीं निकला तो परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। दरवाजा तोड़ा तो देखा कि पारस बाथरूम में बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ है। गीजर खुला हुआ था, जिसके बाद आनंद फानन में परिजन पारस को निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने इसे सरकारी अस्पताल में रेफर किया। डॉक्टर्स ने पारस को मृत घोषित कर दिया। बदरिया टेलीफोन सूचना मिली थी कि एक लड़का पारस, उम्र करीब 17 साल, जो तहसील कैंप का रहने वाला है, उसी के घर में बने बाथरूम की गैस गीजर से गैस चढ़ने की वजह से उसकी मौत हुई है। इसी इत्तला पर हम सरकारी अस्पताल आए थे, जहां पर उसके पिता विनय कुमार के बयान पे हमने कार्रवाई 174 CRPC की गई है। बाद पोस्टमार्टम नाश हवाले वारसाने की जाएगी। पानीपत असंध रोड फ्लाईओवर के नीचे दर्दनाक हादसा हो गया। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि युवती कानों में ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रही थी और इसी दौरान युवती करीब से गुजरती एक ट्रेन की चपेट में आ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मतलब ये था कि सुबह रेलवे में वो प्राप्त हुआ था, अभी एक लड़की रेल लाइन क्रॉस करते हुए रेलगाड़ी की चपेट में आ गई है। इसके बयान लेने के लिए हम यहाँ आए थे, तो डॉक्टरों ने उसको ब्राउड डेड कर दिया है। इसके वारिस यहीं पे मिले हैं। लड़की का नाम मोनिका है, जो अटल सेवा केंद्र में काम करती थी। रोजाना पैदल ही आती जाती थी। फिर रेलवे लाइन पार करते समय ना रेलगाड़ी की चपेट में आ गई। रेलवे दुर्घटना में इनकी मौत हो गई है। वारिस मौके पे है, आइंदा इसका पोस्टमार्टम करा के ना हवाले। सर जी एक पर्स था, वो नहीं मिला। मोबाइल मिल गया है। मोबाइल उसकी जेब में थे। कैसे हादसा हुआ जी? ये हादसा ऊपर से आ रही थी, अब ध्यान नहीं दिया, लापरवाही से हुआ। वैसे तो तकरीबन आती थी, ड्यूटी जाती थी। कहाँ जाती थी, क्या काम करती थी? ये प्रेम हॉस्पिटल के पास अटल सेवा केंद्र है, आधार सेवा केंद्र, उसमें प्राइवेट जॉब करती थी सर जी। 5-6 महीने से कर रही थी। आपका स्वागत है और अब वक्त है आपका विधायक का। और आपका विधायक में आज हमारे साथ मौजूद हैं इसराना से कांग्रेस के विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि जी। बलबीर सिंह वाल्मीकि जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। हेलो जी बलबीर जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे?
जी आ रही है। जी बलबीर जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद। बलबीर जी, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है सर, और तमाम जो विधायक हैं हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। आपका विधायक में हम रोज बातचीत करते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों या वो विपक्ष के विधायक हों, उससे ये सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो लगातार हमारा चल रहा है सर। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा, जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है सर, यूपी से इसकी शुरुआत हो चुकी है और बाकी जो राज्य हैं उनमें विधानसभा का चुनाव आने वाले समय में होगा सर, कांग्रेस की स्थिति कैसी आप देख पा रहे हैं? कितने राज्यों में आपकी पार्टी सरकार बना रही है? मेरा मानना है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत ही अच्छी इन चुनाव में इन राज्यों में रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी की पार्टी है और गरीब से गरीब आदमी कांग्रेस पार्टी में निष्ठा रखता है। मेरा मानना है कि इन 5 राज्यों में जो चुनाव है, कांग्रेस की छवि बहुत ही अच्छी इन चुनाव में रहने वाली है। लेकिन सर, जो आपके राजनीतिक विरोधी है वो तो ये कह रहे हैं कि आप पंजाब में अपनी सरकार को बचा पाए, वही बहुत बड़ी बात है। हम पंजाब में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। आप देखना जल्दी ही रिजल्ट आएगा और आप देखना कि पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार होगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार होने का यही कारण है कि देश को जो है जीरो से यहाँ तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। 36 बिरादरी के किसी भी भाई का मान सम्मान होता है तो कांग्रेस पार्टी में होता है। किसी का धर्म पर झगड़ा नहीं होता है तो कांग्रेस के इशारे से नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस का संदेश और इशारा है कि हम सब 36 बिरादरी के भाई हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जाति पाति की बात नहीं करती है, आपस में किसी को लड़ाई लड़ाती है। कांग्रेस पार्टी ही भाईचारे की पार्टी है और पूरा देश इस समय समझ रहा है कि इस देश को आगे बढ़ाने में, देश को आजाद कराने से लेकर आज तक जो कुछ भी देश के अच्छे भविष्य के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, खिलाड़ियों के मान सम्मान के लिए और हर वर्ग के मान सम्मान और विकास के लिए देश के अंदर जो भी कुछ किया है, केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब भी कांग्रेस की सरकार, जब इस कांग्रेस की सरकार इस देश में आई है तो तब देश ने उन्नति और विकास किया, देश प्रगति की ओर बढ़ा है। जब आप देख रहे हैं पिछले 2 प्लान से यहाँ का भाजपा की सरकार इस देश में है, आप मानो देश में भाजपा की सरकार ने सिवाय ढकोसले, झूठे वायदे अपने घोषणा पत्रों में किए हैं और कोई भी काम किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए भाजपा की सरकार ने नहीं किया है। ये केवल और केवल एक जुमलाबाजी की सरकार है। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार ने जिस प्रकार 2014 के चुनाव में एक घोषणा की थी कि हम देश के अंदर काला धन लाएंगे और हर कार्ड के आधार पर या हर, लेकिन बलबीर जी उसके बाद तो चुनाव हो गए ना साल 2019 में सर, लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 में, लेकिन बम्पर जीत हासिल की, एनडीए की फिर से सरकार बनी और पहले से ज्यादा सीटें बीजेपी ने हासिल की, वो बात अलग है सर। लेकिन देखिए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, आप ये कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति बीजेपी करती है, लेकिन सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं तमाम राज्यों में वो जा रहे हैं और सबसे बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर ही वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की नीति है कि फूट डालो और शासन करो, उससे बाहर नहीं आ पा रही है कांग्रेस पार्टी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी को खतरा है तो कांग्रेस पार्टी से ही खतरा है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता ही ये लोगों के सामने रखते हैं कि मोदी जी ने, भाजपा के नेताओं ने किस प्रकार लोगों को भ्रम में रखने का काम किया। भाजपा सरकार ने घोषणा की कि काला धन विदेशों से लाएंगे, हर भारतवासी के हिस्से में 15 लाख रुपए आएंगे। क्या 15 लाख रुपए आए? मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं, मोदी सरकार ने घोषणा पत्र में, भाजपा के घोषणा पत्र में था कि हर वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को देंगे, तो कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर वर्ग, चाहे कोई आशा वर्कर है, चाहे कोई पीटीआई है, चाहे कोई गेस्ट टीचर है, चाहे कोई भी आदमी है, कोई भी महकमा ऐसा भाजपा की सरकार ने नहीं छोड़ा जिसको लाठियों से ना पीटा गया हो। देश के सामने पूरा देश देख रहा था, हर वर्ग देख रहा था किसान की कितनी दुर्गति,
किसान का कितना अपमान बलबीर जी, इन्होंने बलबीर किया। जी एक बात मुझे 700 बताइए, आप के अच्छा ज्यादा। बोलते हैं बलबीर जी, आप अच्छा बोलते हैं, क्या पार्टी ने आपकी ड्यूटी लगाई है इन 5 राज्यों में से? कहीं पर आप गए हैं चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस पार्टी के? जी, मेरी जहां जहां ड्यूटी लगती है मैं जाता हूं। मेरी ये ड्यूटी नहीं है कि भाई मैं मेरी जहां भी जरूरत होती है मैं वहां जाता हूं। जैसे मेरी अब ड्यूटी पश्चिम अमृतसर में है। वहां से हमारे साथी हैं राजकुमार वेरका जी, जो इस समय भी कांग्रेस में पंजाब कांग्रेस में मंत्री थे। मैं कहता हूं पंजाब में दोबारा फिर कांग्रेस की सरकार आएगी, आप देख लेना। और मैं हरियाणा की भी आपको बताता हूं कि आने वाले समय में जब भी हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव होगा, ठीक है चौधरी भूपेंद्र सिंह बलबीर जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। बलबीर जी एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है और ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं और इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बलबीर सिंह वाल्मीकि जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि इसराना से कांग्रेस के विधायक हैं। बलबीर सिंह जी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, उसके बाद मैं अगला सवाल आपसे करूंगा। सर, हमारा तो ये कहना है कि जिस प्रकार मैं इसराना से विधायक हूँ, हरियाणा की विधानसभा का सदस्य हूँ, मेरे हल्का इसराना में आप देखो, मैं शुरू करता हूँ सड़कों की हालत। इसराना हल्के में हर चौक पर जहां मैं मानता हूँ इस समय भी बारिश के समय आदमी वहां सड़क टूटी होने की वजह से लोग उसमें गिर गए, चोट लगी, कोई सुविधा नहीं। मैंने अधिकारियों से भी प्रार्थना की, लिखकर भी दिया, परंतु आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं दूसरी तरफ आपको लेकर चलता हूँ कि हमारा जो पानीपत के अंदर जस्टल रोड से जो ये लाल बत्ती से सफीदल की तरफ सड़क जाती है, पूरी सड़क टूटी पड़ी है, एक्सीडेंट होते हैं जो मात्र 5 मिनट का रास्ता है 1 घंटे में भी कवर नहीं होता है, बुरी हालत है। मेरे हल्के में आप देखो कि बोली फाटक से लेकर दीपेंद्री फाटक से लेकर गांव बोली तक सड़क की बुरी हालत है, कोई भी सुधार नहीं है। लगभग मैं देख रहा हूं जब से भाजपा की सरकार यहाँ है, बार बार प्रार्थना करने के बाद भी, निवेदन करने के बाद भी, मांग करने के बाद भी नहीं काम चला है। मेरे हल्का इसराना में ना तो बस स्टैंड है, ना तहसील की बिल्डिंग पूरी तरह से ठीक है, बिल्कुल जर्जर हालत में है, ना ब्लॉक की बिल्डिंग है। ठीक इसी प्रकार मतलोडा ब्लॉक में जो मेरे विधानसभा क्षेत्र इसराना में आता है, वहाँ बस स्टैंड नहीं है, मेन अड्डे पर शौचालय नहीं है, लड़कियां, औरतें, बूढ़े बुजुर्ग वहाँ बाथरूम करने के लिए परेशान रहते हैं। ठीक है बलबीर जी, आपने इतनी सारी खामियां बता दी हैं जी। बलबीर जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बलबीर जी, आपने इतनी सारी खामियां बता दी हैं, अपने विधानसभा इलाके की इतनी सारी कमियां आप बता रहे हैं सर। देखिए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है सर, लेकिन आप क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, सरकार गठबंधन की है, यहाँ पर बीजेपी जेजेपी मिलकर सरकार चला रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या सरकार का सहयोग आपको नहीं मिल रहा है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल उनसे कहना चाहता हूं कि सरकार का सहयोग हमें नहीं है। सरकार मेरे हल्के में भी मैं ठोक कर कहता हूं विपक्ष के एमएलए के साथ अनदेखी करती है। मैंने विधानसभा में मिल रहा होगा ना सर आपको? बलबीर जी, एमएलए फंड तो मिल रहा होगा ना आपको? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 5-5 करोड़ रुपए हर विधायक को देंगे, परंतु इन्होंने 2.2 करोड़ रुपए भी दिए और उनका भी आज तक काम चालू नहीं किया, जिससे इस पिछले हफ्ते में हमने लगभग 15 विधायकों ने कमेटी के माध्यम से शिकायत की है कि भाई वो पैसे जो दिए गए आपने आज तक नहीं लगाए। मैं कहता चाहता हूं कि पूर्ण रूप से ये जो भाजपा गठबंधन और जसपा गठबंधन की सरकार है, ये लोगों का विकास करना नहीं चाहती है, ये लोगों को काम करना नहीं चाहती है, ये लोगों का हरियाणा के विकास में इनका कोई ध्यान नहीं है। जिस प्रकार आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि कमीशन, आप लोगों की बात सुनो, आप लोगों क्या आरोप लगाते हैं, और जो भी विधानसभा के अंदर हम मांग उठाते हैं, हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है, तो ये सरेआम हमारा मानना है। लेकिन आपके यहाँ पर सर आपने तो बहुत सारी कमियां गिनाई दी सर, आपने बहुत सारी कमियां गिना दी, लेकिन वहां के लोगों से बातचीत जब हम करते हैं, आपके हल्के के लोगों से, आपके जो विधानसभा के लोग हैं, जब उनसे हम बात करते हैं तो वो बताते हैं कि एक तो जो सबसे बड़ी समस्या है वहां पर पीने के पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, और बारिश के दिनों में जल जमाव वहां पर हो जाता है, जल भराव हो जाता है, वाटर लॉगिंग से बहुत ज्यादा परेशान है लोग। एक और समस्या वहां की बताते हैं कि इसराना बस स्टैंड की जो हालत है वो बहुत ज्यादा जर्जर है सर, वहां पर मूलभूत सुविधाएं भी यात्रियों को नहीं मिल पा रही हैं।
एक जो बड़ी समस्या ये बताते हैं कि एसडीएम ऑफिस के लिए उनको पानीपत जाना पड़ता है। वो चाहते हैं कि इसराना में एसडीएम ऑफिस हो। तो इन सब के लिए भी कुछ किया है आपने? नहीं किया या कोशिश कर रहे हैं? यहाँ भी सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने विधानसभा में ये भी बात रखी, लिखकर भी दी मैंने कि भाई हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है पानीपत है, वहां से लोगों को दूर आना जाना पड़ता है, लोकल एरिया है। और जैसे आपने इसराना बस स्टैंड की बात की, इसराना बस स्टैंड तो बिल्कुल ही बंद है, कोई भी व्हीकल यहाँ नहीं आता है। ये भी प्रश्न मैंने लगाया था और मैं ये भी मांग करता था कि आप कम से कम जो मतलोडा और इसराना के एसडीएम लगते हैं, उन्हें मतलोडा और इसराना का कम से कम हफ्ता में 2 दिन निश्चित कर दो। इसी प्रकार डीएसपी जो बैठते हैं, मैं कहता हूं भाई इसराना की हल्का को पानीपत दूर पड़ता है, आप दोनों जगह ब्लॉक मतलोडा ब्लॉक इसराना में 2-2 दिन डीएसपी को बैठाने का समय निश्चित कर दे। परंतु ये सरकार कुछ नहीं करी। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने इस समय विधानसभा में, पिछली बार विधानसभा में, तीसरी बार विधानसभा के सत्र में ये कहा था, 2 मंत्रियों ने भी ये कहा था कि आपका मार्च तक इसराना का बस स्टैंड, इसराना की तहसील, इसराना का बीडीओ ऑफिस, ठीक इसी प्रकार मतलोडा का बस स्टैंड, मतलोडा की तहसील, मतलोडा का ब्लॉक नया बनाकर आपको मार्च तक देंगे। मैंने दिसंबर के पिछले इस वर्ष दिसंबर था, जो पिछला दिसंबर था 21 में, मैंने उसमें भी बात रखी कि आपने जब तक किसी इमारत को बनाने के लिए एक ईंट भी, तो आप इसको देखिए बलबीर जी एक बात तो बता दीजिए, आपने खुद ही बताया कि भाई आपको जो एमएलए फंड मिला है उसमें 2 करोड़ रुपए तो आपको मिल ही चुके हैं, तो वो 2 करोड़ कहीं पे लगाया है आपने? वो तो बता दीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ जी कि हमारे 2 करोड़ रुपये, लगभग 2 करोड़ जो मुझे मिले, उसमें से सरकार ने पॉलिसी एक नियम बना रखे है कि 5 लाख से जितनी कम राशि होगी, 5 लाख से कम की जो राशि होगी उसे बीडीओ ऑफिस लगाएगा। और सरकार ने एक स्कीम बना रखी है, 5 लाख से जो भी राशि ज्यादा होगी उसका टेंडर होगा। तो टेंडर सरकार ने करना है। मैं मानता हूँ, मैं 10 महीने 1 वर्ष से हम सभी विधायक, तमाम कांग्रेस के विधायक बार बार सरकार से अनुरोध करते हैं कि टेंडर लगाओ, परंतु सरकार ने आज तक टेंडर नहीं लगाए। मैं कहना चाहता हूँ, सरकार की नीति अगर साफ थी तो जब राशि दी गई टेंडर क्यों नहीं लगाए? क्यों नहीं लगाए? 5 करोड़ के बिल्कुल बलबीर जी, क्योंकि समय की कमी है मेरे पास, समय बहुत कम है मेरे पास। 1 मिनट जी बोलिए जल्दी से बात कहता हूँ। बोलिए। जब सरकार ने हमें 5 करोड़ रुपए के एस्टीमेट हमारे से बनवाए गए, सरकार के अधिकारियों ने वो बनवाया एस्टीमेट, डीसी को फाइल दे दी। डीसी साहब को फाइल देने के बाद सरकार की जिम्मेवारी बनती है उन कामों को लागू करे। हमारी 3 करोड़ रुपये नहीं दिए, लगभग 3.25 करोड़। हमने ये भी विधानसभा में प्रश्न लगाया कि जब एस्टीमेट सरकार के अधिकारियों द्वारा कानून और नियम के द्वारा बनाए गए और आपने ये राशि नहीं दी, तो आपने विधायकों को चिट्ठी क्यों नहीं दी कि ये एस्टीमेट ठीक नहीं बने? परंतु सरकार की नीति ठीक नहीं थी, इसलिए हमें नीति ठीक ना होने की वजह से, बलबीर सिंह जी आपका धन्यवाद, आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ आपको एक बार फिर से मैं रोक रहा हूं सर। बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपका विधायक में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ मौजूद थे बलबीर सिंह वाल्मीकि जी, और सीधा आरोप वो लगा रहे हैं कि सरकार का सहयोग उनको नहीं मिल रहा है, और यही वजह है कि उनके इलाके में, उनके विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको वो करवाना चाहते हैं, लेकिन सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है और इसीलिए वो काम नहीं हो पा रहे हैं, जिसका उनको दुख भी है। हालांकि ये कोई पहले विधायक नहीं है, कांग्रेस के एक और विधायक कल हमारे साथ मौजूद थे और वो भी कुछ ऐसा ही आरोप लगा रहे थे। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।